गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कल हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था। आप लोगों को समझ में तो आया होगा या कोई दिक्कत आई उसमें? नो सर, आगे। अच्छा, तो फिर अब आगे हम उसके कुछ एप्लीकेशन करके देखते हैं। तो मेन हेडिंग होगा एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अब कुछ एप्लीकेशन करेंगे हम। तो पहला एप्लीकेशन जो है, एक फिर हेडिंग डालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। हम इसको बायो सेवर्ट से कर चुके हैं। वैसे हमने ये दिखाना है कि यहाँ इस तरीके से अगर करें तो बायो सेवर्ट के मुकाबले मेहनत कुछ भी नहीं है। बायो सेवर्ट में ज्यादा मेहनत है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो सपोज मेरे पास कोई ये वायर है, ये पी है। अरे यार, अरे ट्यूब है। ये काफी लंबा वायर है, हम ये मान लेते हैं। और इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पर, मैं पी वायर से बाहर होगा कहीं, या ए मान लेंगे पॉइंट को, चलो। तो इस ए पॉइंट पर हमें निकालना है कितना मैग्नेटिक फील्ड है। और सपोज इसमें करंट जो है आई है, तो हम करेंगे क्या, एक पॉइंट लेंगे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ए से, इसको हम सेंटर मान लेते हैं। और ए को सर्किल की बाउंड्री पर मानते हुए एक काल्पनिक सर्किल, जैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं करते थे इलेक्ट्रिक में, ऐसा कुछ सोचिए। यस। तो मैंने एक वो सर्कुलर लूप बना दिया, और जिसकी बाउंड्री पर ए है, मान लेते हैं जो ओ ए दूरी है वो आर है। तो देखिएगा कितनी आसानी से डिराइव हो जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, लेट अस कंसीडर a long straight wire PQ, carrying a current I, तो जिससे I करंट पास हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ऑब्वियसली a magnetic field is created around it। ठीक हो गया। तो फिर हमें करना क्या है वो लिख लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, एट अ पॉइंट ए। ये अब हमारा टारगेट है।
ठीक, फिर नई लाइन से लिखें, लेट अस ड्रॉ a circle with center at point O and radius OA equal to R. ये मान लिया, तो अब इससे क्या होगा कि जो सर्कल है उससे सेंटर से पास हो रहा है वायर, वायर कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल के, और सर्कल का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर भी होगा वायर। यस सर। तो इस बात को लिख लेते हैं, नाउ वायर passes through the center of circle and is perpendicular to the plane of सर्कल। सर्कल का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर है। ये जो मीडिया लिया था मैंने, यहाँ पर जहां पर पॉइंट ए है, यहाँ पर एक छोटा सा अगर मैं डीएल ले लूं, तो आप लोग ये बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा होगा और डीएल की डायरेक्शन भी अंदर को ही होगी। यस सर। Let us take a small portion dl on the boundary। ठीक है, ये तो डिस्क्रिप्शन है बच्चों, एक्चुअल में अब लगा रहे हैं हम यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। इंटीग्रेशन क्लोज b dot dl to mu naught times I। but b and dl are parallel, तो फिर b dot dl क्या होगा, b dl cos 0, मतलब खाली b dl डॉट हट जाएगा। ये ठीक है। सो यस। अब हमारे पास डॉट हट गया, खाली बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है ना। अच्छा बेटा ये बताओ कि ये जो बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर माना है हमने, पॉइंट ए पर, लेकिन जो लूप है वो तो सर्कुलर है, तो ए बाउंड्री पर कहीं पर भी होता तो सर्कुलर लूप है, वायर से सोचिए, तो सब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बराबर ही आएगा ना, आर दूरी पर तो सभी यस पॉइंट सर। है ना, तो बी कांस्टेंट हो जाएगा या नहीं, डीएल कहीं पर भी ले लो, तो बी बाहर आ जाएगा, डीएल इक्वल टू म्यू नॉट बाई एच all dl are at equal distance from the center। equal distance
from the center. So B will be same on the boundary. भले हम ये चीजें लिखना समझना ही मेन है, मैथमेटिकली तो 8 लाइन का काम था। अब आप जानते हैं इसको 2πr लिखोगे आप तो μ0I b इक्वल टू μ0 अपॉन I अपॉन 2πr। एक लॉन्ग वायर की वजह से इतना ही तो निकाला है आपने पहले भी। Yes, sir. तो यार ये बताओ, जो मैंने कहानी लिखी है वो अपनी जगह है, एम्पियर्स लॉ के नाम पे कितना लिखा है मैंने? 2 लाइन। Yes, sir. आपको मालूम है यही काम एक लंबे वायर की वजह से जब हमने उसमें निकाला बायो-सैवर्ट लॉ में, कितना बड़ा डेरिवेशन हुआ था। वही θ1 Yes, θ2, sir. फिर आप θ1 को 0 की ओर और θ2 को पाई की ओर जब इनफाइनाइट वायर है तब ले जाते हैं, तब ये आता है। आप उस डेरिवेशन को देखिए और इसे देखिए, कंपेयर करिए, आसान कौन है। एक ही चीज दोनों दे रहे हैं। तो ये वाला एक्सेस। अरे वही तो कह रहा हूँ, एम्पियर लॉ ऐसा ही सोचो जैसे गॉस लॉ है। असली काम तो एम्पियर लॉ करता है, चीजों को बहुत आसान बनाता है। क्या मैं यहाँ तक समझा पाया? Yes, sir. ठीक ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एप्लीकेशन सोलेनॉइड के ऊपर है, लेकिन एप्लीकेशन तो फिर बता पाऊंगा, पहले सोलेनॉइड क्या होती है ये बता पाऊंगा तो थोड़ा, और सोलेनॉइड का फायदा क्या होगा हमें ये भी पता चलना चाहिए। चलिए फिर ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया तो पहले सोलेनॉइड समझते हैं, फिर उसके एप्लीकेशन समझेंगे। तो सोलेनॉइड होती क्या है, आप लोगों ने क्लास में पढ़ लिया हो तो बताइए प्लीज। सर वो एक मतलब डिवाइस टाइप होती है जो सर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में वो यूज होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो वायर से ही हो गया। इसमें हेलिक्स के फॉर्म है ऐसा हेलिक्स के उसमें होती है मीन्स उसकी जो अच्छा सर एक हीलिकल वायर की कॉइल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। अच्छा, तो अगर वैसे देखें तो सोलेनॉइड ये हुआ, एक सिंपल बनानी है तो कोई भी पाइप ले लीजिए, बैडमिंटन खेलने की जो शटल कॉर्क आती है, कॉर्क हटा दीजिए तो जो पाइप जैसा बचता है उसके ऊपर तार लपेट दो भाई ऐसा, ये क्या बन जाएगी? सोलेनॉइड। आप इतना ढीला रखना जरूरी नहीं है, आपने करना ना, हम तो तार को बहुत ही क्लोज रखेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कल को आपको कोई स्क्वायर फॉर्म का कुछ स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो
और आप इसमें कर रहे हो तो इसमें जो लूप बनेंगे वो रेक्टेंगुलर बनेंगे या इसको, अरे उसको लपेटोगे ना, सोचो, चौकोर सोच लो कुछ, पाइप जैसा उसके ऊपर लपेट दोगे। अच्छा, जो वायर है हम ये मान के चल रहे हैं कि वायर ऐसा है जैसा आप लोग देख रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं मतलब हम लोग जब घरों में वायर को यूज करते हैं बच्चों, तो उसके बाहर से इंसुलेटेड एक मटेरियल लगा होता है, ताकि फिजिकली टच भी हो जाए तो भी करंट आपस में शेयर ना हो सके। होता है नहीं तो करंट भी तो लगेगा। करंट लगना तो आम आदमी की प्रॉब्लम है, फिजिक्स तो इससे क्या मतलब। फिजिक्स में तो हम वायर की बात करते हैं कि ये वायर है, बस इससे करंट पास हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसा वायर होना चाहिए जैसा होता है घरों में, हमने देखा है, ताकि भले ही बहुत नजदीक में वो बाहर से टच कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी करंट जो है आपस में शेयर नहीं हो रही है। वो क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस अरे भाई, जैसा वायर दिखता है घरों में वैसा ही वायर है, खाली खुला वायर नहीं करेंगे ना। बाहर यस का सर। अगर इंसुलेटेड मटेरियल हटा दिया आपने, और फिर आपके पास करंट करंट जो वायर होगा वो कैसा वायर होगा, और वो बहुत क्लोजली अगर आपने बना दिया, लपेट दिया, तो वो बाहर ही टच होने लग जाएंगे सब। यस सर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोलेनोइड क्या होता है सबको क्लियर है? एक कोई पाइप पकड़ा यस और चारों तरफ से लपेट दिया वायर। तो इसमें बड़ा खेल है। देखो, मैंने पहले डायग्राम में ढीला वायर जो है दूर दूर लपेट रखा है, और दूसरे में वायर बड़े क्लोज लपेट रखा है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसका बड़ा फर्क पड़ता है। और हम ये मानेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है। जैसे अभी तक बाकी डेरिवेशन में नंबर ऑफ टर्न्स से काम चल जाता था, कहीं भी एन मान लिया हमने टर्न जो है टोटल। यहाँ सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा हमेशा, क्वेश्चन जब भी करेंगे। तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न है? अब सवाल ये उठता है कि ये बना क्यों रहे हैं, मतलब फायदा क्या है इसका, हम इस पे इतनी चर्चा कर क्यों रहे हैं? तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। पहले ऐसे समझिएगा कि अगर मेरे पास दो कोएक्सियल लूप है तो ये तो क्या होता। कोएक्सियल समझते हो बच्चों? उनकी एक्सिस एक ही होती, और दो सर्कुलर लूप है एक जैसे, एक ही एक्सिस पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े कर दिए गए। क्लियर है? यस सर। तो होगा क्या, हमारे पास ये लूप आ गया। सपोज ये करंट है आई, इसमें भी करंट आई है, कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। तो ये खड़े हैं, तो पहले की वजह से अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो क्या होगा जरा सोचिए तो। मैग्नेटिक फील्ड कितना था याद है आपको? किसी सर्कुलर लूप की वजह से एक्सिस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 पावर 3/2। याद होगा? ये डेरिवेशन यस किया था। हम्म। अब ये जिस तरह मैं यस सर। करंट दिखा रहा हूं, इस हिसाब से आपको क्या लगता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर आप कहीं पर अपना अंगूठा रखें ये आई के ऊपर,
तो आपको समझ में आएगा कि फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। और सपोज ये दूरी टोटल दोनों के सेंटर के बीच की दूरी मान लेते हैं डी। इसमें भी आई मानिएगा। तो पहली वाले लूप की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा एच टी जो हम कितना रख देंगे d/2। दूसरे की वजह से भी d/2 ही रखेंगे क्योंकि पी मिड पॉइंट है। अब यार ये बताओ पॉइंट पी पर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगा या अपोजिट डायरेक्शन में? आप लोग जरा थंब रूल अपने लगाइए और बताइए। अपोजिट। पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा लेफ्ट वाले की वजह से किस डायरेक्शन में आएगा? राइट साइड हो। और दूसरे की वजह से बेटा वो भी राइट साइड हो जाएगा। जो पहले के लिए सोच रहे हो वही दूसरे के लिए भी सोचो। आपका करंट की डायरेक्शन ये है तो आपका अंगूठा अगर ये एरो की डायरेक्शन में तो आपकी उंगलियां यहाँ से कर्ल हो रही होंगी, यहाँ पर निकलेगा। दूसरे में भी यही हो रहा होगा तो सेम ही तो डायरेक्शन आएगी। अलग अपोजिट क्यों बोला आपने? हाँ मान रहे। आप कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं? यस। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं है बेटा, कन्विंस होना है। मैं कोई पुलिस वाला थोड़ी हूँ जी हाँ रहो। मैं तो टीचर हूँ। आप जब तक समझ नहीं पाएंगे हमें बताना पड़ेगा। आप दोनों में अंगूठा रखिए। पहले की वजह से अगर आप यहाँ ऐसे आ रहे हैं तो दूसरे की वजह से भी ऐसे ही आ रहे होंगे। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है? और अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इसका मतलब चीजों। ऐसा हो रहा है जो मैंने एरो बनाई है यस सर। तो सेम डायरेक्शन होगी दोनों की वजह से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये क्लियर है? यस सर। बीच में अगर पॉइंट पी बीच में ना हो, पी यहां पर होता, माना ये टी पॉइंट होता, मान लो ये 3/4 डिस्टेंस होता, तो होगा क्या? ध्यान से समझिए। पहले वाले में एच रखते 3d/4 और दूसरे वाले के लिए रखते केवल d/4। तो होगा क्या बच्चों? पहले चीज से दूर है अब पॉइंट टी तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा, लेकिन दूसरे के नजदीक आ रहे हैं आप उतना ही, तो जितना पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कमी आएगी दूसरी उसकी भरपाई कर लेगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बराबर आएगी। क्या मैं समझा पाया? यस सर। अब पॉइंट पी के लेफ्ट में ले लो कहीं पर पॉइंट, मान लो यहाँ एस, तो यही लॉजिक आप दो। अब दूसरे लूप से दूर चले गए आप लेकिन पहले लूप के उतना ही पास आ गए, तो पहले लूप में जो जितनी कमी होगी दूसरे लूप ने उतना ही भरपाई कर देनी। तो कहने का मतलब ये है कि दो अगर कोएक्सियल लूप होते हैं और दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एक ही सेंस में, तो दोनों के बीच कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, ये पहली बार है जहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना। मतलब एक बीच में ऐसा जोन आया जहां हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर है। क्या मैं समझा पाया इस बात को?
यस सर। तो यार एक बात सोचिए, अगर मैं ऐसे कई सारे कोएक्सियल लूप लगा दूं तो मैं एक लंबे पाइप में एक तरह से सोचिए, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर सोचिए जहां कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा या नहीं हर जगह। यस सर। तो सोलेनॉइड इज अ प्रोसेस टू मेक अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लार्ज लेंथ। अरे उसमें भी तो हम यही कर रहे हैं, कोएक्सियल आपके पास लूप्स हैं, सब में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो एक आपके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये समझाना है एग्जामिनर को। तार लपेटने वाली बात एक आम आदमी की समझ है। सोलेनॉइड इज अ प्रोसेस एक्चुअली टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लार्ज लेंथ। ये लार्ज क्या होता है भाई? सोलेनॉइड का जो रेडियस है उसके मुकाबले लार्ज। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छी तरह क्लियर हुआ या ये मैं वैल्यू रख रख के दिखा दूं, जोड़ दूं दोनों B1 B2 और दिखा दूं यार हर बार ये टोटल वैल्यू सेम आ रही है हर जगह, 2-3 पॉइंट लेके, तो भी समझ में आ सकता है। तो सोलेनॉइड में आधा समझ में आ गया कि सोलेनॉइड क्या है, कि सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, सोलेनॉइड क्यों बनाते हैं। 2 सवालों के जवाब आ पाए आपको? यस सर। अब तीसरा जवाब है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। सोलेनॉइड के बाहर अगर देखना हो तो मैं फिर 2 लूप वही वाले दोबारा समझा रहा हूं। यहाँ पर 2 कोएक्सियल लूप्स हैं, ये सर्कुलर कॉइल, इनमें करंट फ्लो हो रही है, ये आई था, ये भी आई था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं अब। तो कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा आपको साफ दिखे। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, ऐसा ही कुछ होगा, और यहां से ऐसा कुछ होगा ना, सोचो। और अब यहाँ भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी, यहाँ ऐसे आएंगी, यहाँ ऐसे आएंगी, और यहाँ ऐसे, और यहाँ को ऐसे ही जाएंगे। ये ठीक है? यस सर। तो बच्चों मैं पॉइंट ए ले रहा हूं। पॉइंट ए के आसपास गौर करिए, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोजिट डायरेक्शन में। ए काफी दूर है, मतलब एक्सिस से मान लो ऊपर ऊपर, और ऊपर मानने का मन हो रहा तो और ऊपर ले लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ए के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लाइन है। ऐसा ही नीचे भी होगा। यस सर। और अगर आपने पॉइंट पी यहाँ पर बीच में एक्सिस या इसके आसपास लिया तो जरा गौर करिए, यहाँ दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में, तभी तो जुड़ रही थी। तो बच्चों यहां से ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से सोलेनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 होता है। तो हम लोग मतलब यहाँ क्योंकि 12वीं क्लास में बहुत एक्यूरेट नहीं होते, हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बस। तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे पूछेंगे,
तो आप क्या बताएंगे कि सर ये फील्ड लाइंस ना आपस में अपोजिट हो जाती हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो सोलेनॉइड के किसी भी बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? तो डेरिवेशन ऑलमोस्ट एक ही होगा केवल, अंदर कितना होता है? तो जब बाहर हो गया तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सोलेनॉइड के बाहर कितना होगा, सोलेनॉइड क्यों बनाया जाता है? क्या ये सारे सवाल क्लियर हो पाए? यस सर। ठीक हो गया। तो मैं इस लेक्चर को ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अब थ्योरी लिखानी भी तो पड़ेगी। तो यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूं मैं, अभी 5:05 हो रहा है, 5:15 पे हम दोबारा जुड़ेंगे और मैं इसकी थ्योरी आपको लिखाता भी हूँ अब इस बात को पूरा, तब हम एप्लीकेशन भी कर पाएंगे सोलेनॉइड का इसके बाद। सोलेनॉइड समझना ज्यादा जरूरी था, एप्लीकेशन में तो कुछ भी नहीं हो, तो एम्पियर लॉ हमेशा 2-3 लाइन का काम कर देता है बस, लेकिन इस बार वो भी इंटरेस्टिंग होगा। चलो ठीक है, 5:15 पे जुड़ते हैं।